नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC के एक अहम विज्ञापन की। जी, ये विज्ञापन है सहायक अध्यापक LT विशेष शिक्षा के पदों के लिए। हमारे हाथ में है आयोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, विज्ञापन संख्या 73-USACSSC 2025 जो 12 सितंबर 2025 को आया है। तो आज हम इसी दस्तावेज को UKSSC.PDF को बारीकी से देखेंगे। मतलब कितने पद है, कौन अप्लाई कर सकता है, एग्जाम कैसे होगा, सिलेबस क्या है और ज़रूरी तारीखें कौन सी हैं। कोशिश रहेगी कि इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएं। ये उन सब के लिए है जो या तो इसमें रुचि रखते हैं या उत्तराखंड में टीचर भर्ती प्रक्रिया को समझना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, किसी भी भर्ती में सबसे पहले जो चीज ध्यान देने वाली होती है वो है तारीखें। आयोग ने इसमें सब साफ साफ बताया है। विज्ञापन आया है 12 सितंबर 2025 को। और आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं? ऑनलाइन आवेदन वो 17 सितंबर 2025 से शुरू हो जाएंगे और ये चलेंगे 7 अक्टूबर 2025 तक। तो मतलब करीब 20-21 दिन का वक्त मिलेगा अप्लाई करने के लिए। अच्छा, और मान लीजिए फॉर्म भरते हुए कोई गलती हो जाए, अक्सर लोग पूछते हैं क्या उसे ठीक करने का मौका मिलेगा? हाँ, उसका भी इंतजाम है। आयोग ने इसके लिए भी सोचा है। अगर कोई जानकारी गलत भर दी है तो उसको ठीक करने के लिए 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2025 तक यानी पूरे 3 दिन का समय मिलेगा। और एक और जरूरी बात, लिखित परीक्षा की एक अनुमानित तारीख भी दी है, 18 जनवरी 2026। ये तारीखें बहुत जरूरी हैं, इनको नोट कर देना चाहिए। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। तारीखें तो हो गई, अब आते हैं पदों पर। कुल कितने पद हैं और ये कैसे बटे हुए हैं? हाँ, तो इस विज्ञापन के जरिए सहायक अध्यापक LT विशेष शिक्षा शिक्षक के कुल 128 पद भरे जाने हैं। अच्छा। और इन पदों को राज्य के 2 मंडलों में बांटा गया है। कुमाऊं उत्तराखंड की सबसे तेजी से उभरती रोजगार समाचार सेवा में आपका स्वागत है। सभी तरह की प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट rojgarforyou.com पर विजिट करते रहें। हम सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। कुमाऊं उत्तराखंड की सबसे तेजी से उभरती रोजगार समाचार सेवा में आपका स्वागत है। सभी तरह की प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट rojgarforyou.com पर विजिट करते रहें। हम सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। अच्छा, गढ़वाल और कुमाऊं कितने कितने पद हैं दोनों मंडलों में? गढ़वाल मंडल में 74 पद हैं और कुमाऊं मंडल में 54 पद हैं। ठीक है। और इन पदों के लिए वेतनमान, सैलरी वगैरह क्या रहेगी? ये पद लेवल 7 के हैं। इसका पे स्केल होता है 44,900 रुपए से 1,42,400 रुपए तक। ये राज्य सरकार में काफी अच्छा वेतनमान माना जाता है। और हर मंडल के लिए एक अलग पद कोड भी दिया है। जैसे गढ़वाल के लिए 416480732025 और कुमाऊं के लिए 418480732025। ये कोड अप्लाई करते समय ध्यान रखना होता है। तो कुल 128 पद, गढ़वाल में 74, कुमाऊं में 54, लेवल 7 की सैलरी। अब जरा आरक्षण की बात कर लेते हैं। क्या विज्ञापन में इसका भी पूरा ब्यौरा दिया गया है? हाँ बिल्कुल। आरक्षण का तो बहुत ही विस्तार से विवरण है। विज्ञापन में वर्टिकल रिजर्वेशन यानी ऊर्ध्वाधर आरक्षण और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यानी क्षैतिज आरक्षण दोनों के बारे में साफ साफ बताया गया है। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के लिए अलग अलग टेबल बनाकर समझाया है कि किस कैटेगरी के लिए कितने पद रिजर्व्ड हैं। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे, कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जरूर। देखिए, वर्टिकल आरक्षण होता है सामाजिक श्रेणियों के आधार पर, जैसे SC, ST, OBC और आजकल EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। कुल पदों का एक तय हिस्सा इनके लिए आरक्षित होता है। वहीं हॉरिजॉन्टल आरक्षण इन सभी श्रेणियों के अंदर कुछ खास समूहों को दिया जाता है, जैसे उत्तराखंड की महिलाएं, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित, दिव्यांगजन और राज्य के अनाथ बच्चे। मतलब अगर महिलाओं के लिए 20 पद आरक्षित हैं, तो वो पद SC, ST, OBC, EWS और जनरल सभी श्रेणियों की महिलाओं से भरे जाएंगे, यही ना? बिल्कुल सही समझाया आपने। उदाहरण के लिए
जैसे गढ़वाल मंडल में 74 पद है ना, तो उसमें हॉरिजॉन्टल आरक्षण के तहत 20 पद महिलाओं के लिए हैं, 2 पूर्व सैनिकों के लिए, 1 स्वतंत्रता सेनानी आश्रित के लिए, 3 दिव्यांगों के लिए और 7 पद राज्य के अनाथ बच्चों के लिए रखे गए हैं। और ये पद फिर SC, ST, OBC, EWS और अनारक्षित सीटों के अंदर ही एडजस्ट होते हैं। इसी तरह वर्टिकल में देखें तो SC के 10, ST के 3, OBC के 7, EWS के 7 और अनारक्षित यानी जनरल के 39 पद हैं। कुमाऊं मंडल के 54 पदों का भी ऐसा ही पूरा हिसाब किताब विज्ञापन में दिया है। अच्छा, ये आरक्षण वाला पॉइंट अब क्लियर हो गया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इन पदों के लिए योग्यता क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है? हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। योग्यता के कई पहलू हैं, इनको ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले बात करते हैं शैक्षिक योग्यता की, यानी पढ़ाई लिखाई की। इसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहली, कैंडिडेट के पास भारत में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, मतलब स्नातक उपाधि। दूसरी, NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से B.Ed होना चाहिए, लेकिन कौन सा? B.Ed विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन में, या फिर अगर किसी ने सामान्य B.Ed किया है तो उसके साथ भारतीय पुनर्वास परिषद RCI से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में कम से कम 1 साल का डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा यानी PGPD होना जरूरी है। अच्छा, तो या तो सीधे स्पेशल एजुकेशन में B.Ed हो या फिर नॉर्मल B.Ed के साथ स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा। और तीसरी शर्त क्या है? तीसरी और बहुत जरूरी शर्त है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना। कैंडिडेट को या तो उत्तराखंड बोर्ड का UTET 2 पास होना चाहिए, यानी उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लेवल 2। जी हाँ, या फिर CBSE वाला CTET 2 पास होना चाहिए, यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लेवल 2। और यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ पास होना काफी नहीं, उत्तराखंड सरकार ने जो न्यूनतम अंक तय किए हैं उतने नंबर लाना जरूरी है। इसका जिक्र भी विज्ञापन में है। तो शैक्षिक योग्यता काफी विशिष्ट है, खासकर स्पेशल एजुकेशन पे इसमें काफी जोर दिया गया है। अब उम्र की बात करते हैं, आयु सीमा क्या रखी गई है? उम्र की गणना होगी 1 जुलाई 2022 को। कम से कम 21 साल उम्र होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 42 साल। लेकिन उत्तराखंड के जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट भी है। अच्छा, किस तरह की छूट मिल रही है? जो उत्तराखंड के SC, ST और OBC उम्मीदवार हैं उन्हें 5 साल की छूट मिलेगी, मतलब वो 47 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को 10 साल की छूट है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं उन्हें भी 5 साल की छूट है। और पूर्व सैनिकों के लिए नियम थोड़ा अलग है, उन्हें उनकी सेवा अवधि के बराबर छूट मिलती है, साथ में 3 साल और, लेकिन कुल आयु 42 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए छूट के बाद भी। ठीक है, तो पढ़ाई और उम्र के अलावा भी क्या कोई और शर्तें हैं जो पूरी करनी होंगी? हाँ, कुछ और चीजें भी हैं। एक जरूरी शर्त यह है कि अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है उस तारीख तक कैंडिडेट का नाम उत्तराखंड के किसी न किसी सेवा योजन कार्यालय यानी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ओह, ये तो जरूरी पॉइंट है। जी। फिर राष्ट्रीयता की शर्तें हैं, जैसे भारत का नागरिक हो या कुछ खास श्रेणियों के प्रवासी। चरित्र अच्छा होना चाहिए, शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। और एक शर्त यह भी है कि ऐसा कोई अप्लाई नहीं कर सकता जिसकी 1 से ज्यादा पति या पत्नी जीवित हो, जब तक कि सरकार ने खास परमिशन ना दी हो। अच्छा, मान लीजिए 2 कैंडिडेट के नंबर बिल्कुल बराबर आ गए, तब क्या होगा? क्या किसी को प्राथमिकता मिलेगी? शायद इसे अधिमानी अर्हता कहते हैं। हाँ, अधिमानी अर्हता या प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन का भी जिक्र है। अगर लिखित परीक्षा में 2 या ज्यादा उम्मीदवारों के नंबर सेम आते हैं तो ऐसे कैंडिडेट को प्राथमिकता दी जाएगी जिसने टेरिटोरियल आर्मी में कम से कम 2 साल काम किया हो या जिसके पास NCC का B या C सर्टिफिकेट हो। अगर नंबर बराबर होते हैं तो ये चीजें टाई ब्रेकर का काम करेंगी। ठीक है, तो पात्रता की शर्तें अब काफी साफ हो गई हैं। अब जरा आवेदन करने के तरीके पर आते हैं। प्रोसेस क्या है? पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। कैंडिडेट्स को आयोग की वेबसाइट www.ssc.uk.gov.in पर जाना होगा और वहीं से अप्लाई करना है। इसके मोटे तौर पर 5 स्टेप्स हैं। पहले रजिस्ट्रेशन करें और अपनी पर्सनल डिटेल्स भरें, फिर अपनी एजुकेशन और बाकी जानकारी दें, उसके बाद अपनी ताज़ा फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें, फिर फीस भरें और आखिर में भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर ले लें। ये फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में अक्सर लोगों को दिक्कत आती है, क्या इसके लिए कुछ खास निर्देश दिए गए हैं, साइज वगैरह का? हाँ, इस पर ध्यान देना जरूरी है। फोटो हाल की होनी चाहिए, रंगीन पासपोर्ट साइज, और सिग्नेचर
इन दोनों को स्कैन करके जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। सबसे जरूरी बात यह है कि फाइल का साइज 50 KB से ज्यादा ना हो। विज्ञापन में पिक्सल डायमेंशन भी बताए हैं। फोटो के लिए 150x200, सिग्नेचर के लिए 150x100। अगर उसका ध्यान रखेंगे तो अपलोड आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और एप्लीकेशन फीस कितनी है? फीस अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग है। जो अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के हैं और उत्तराखंड के ओबीसी हैं, उनके लिए 300 रुपए। उत्तराखंड के SC, ST, EWS और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 150 रुपए हैं। और जो उत्तराखंड के अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं है। पेमेंट ऑनलाइन ही करनी होगी। एक और बात यहाँ याद दिलाना चाहूंगा, अप्लाई करते समय अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल सही दें और वो चालू हालत में हो, क्योंकि आयोग आगे की सारी जानकारी जैसे एडमिट कार्ड वगैरह उसी पर भेजेगा। और हाँ, भरे हुए फॉर्म का प्रिंट आउट संभाल कर रखना ना भूलें। बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ये काम आता है। बिल्कुल, ये प्रक्रिया से जुड़ी बातें बहुत जरूरी होती हैं। चलिए अब समझते हैं कि चयन कैसे होगा, परीक्षा का पैटर्न क्या है। चयन का आधार एक ही है, लिखित परीक्षा। ये 100 नंबर की ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होगी, जिसमें मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे और ये OMR शीट पर होगी, मतलब ऑफलाइन। परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है? ये सवाल तो हर कैंडिडेट के मन में होता है। जी हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। हर सही जवाब के लिए 1 नंबर मिलेगा, लेकिन हर गलत जवाब के लिए 1/4 मार्क यानी 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। और अगर किसी सवाल के 1 से ज्यादा गोले भर दिए तो उसे भी गलत माना जाएगा और नंबर कटेंगे। हाँ, अगर कोई सवाल आप छोड़ देते हैं, उसका जवाब नहीं देते, तो उसके लिए कोई नंबर नहीं कटेगा, 0 मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ये तो काफी असर डाल सकती है स्कोर पर। क्या पास होने के लिए भी कोई न्यूनतम अंक लाने होंगे? हाँ बिल्कुल, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी तय किए गए हैं। जो जनरल, ओबीसी और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उन्हें कम से कम 45% नंबर लाने जरूरी हैं। और जो SC और ST कैटेगरी के हैं, उनके लिए ये सीमा 35% है। अगर किसी के इससे कम नंबर आते हैं तो वो चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा, चाहे मेरिट में उसकी रैंक कुछ भी हो। समझ गई। तो सिलेक्शन पूरी तरह से इस 100 नंबर के एग्जाम की मेरिट पर होगा, बस न्यूनतम अंक लाने जरूरी हैं। अब जरा इस परीक्षा के सिलेबस पर विस्तार से बात करते हैं। सुना है काफी डिटेल में दिया गया है। हाँ, सिलेबस तो वाकई काफी विस्तृत है। विज्ञापन के परिशिष्ट 1 यानी अपेंडिक्स 1 में पूरा सिलेबस दिया है। इसे 2 मुख्य भागों में बांटा गया है और दोनों ही भाग 50-50 नंबर के हैं। भाग A जो है वो 50 नंबर का है। उसका फोकस सामान्य योग्यता पर है। इसका नाम है शैक्षिक अभिवृत्ति तर्क शक्ति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान। इसमें 3 हिस्से हैं। अच्छा, कौन कौन से? पहला है शैक्षिक अभिरुचि और शिक्षक अभिवृत्ति, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह। ये 20 नंबर का है। इसमें शिक्षा के सिद्धांत, नीतियां, ICT का इस्तेमाल, ये सब आएगा। दूसरा है तर्क शक्ति परीक्षण यानी रीजनिंग टेस्ट। ये 15 नंबर का है। इसमें वर्बल, नॉन वर्बल दोनों तरह की रीजनिंग होगी, कोडिंग, सीरीज, क्लासिफिकेशन वगैरह। और तीसरा है सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज। ये भी 15 नंबर का है। इसमें खास तौर पर उत्तराखंड और भारत से जुड़े सवाल होंगे, इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर्स, खेल, पुरस्कार आदि। ठीक है, ये तो हो गया 50 नंबर का पहला भाग। अब दूसरा भाग, वो भी 50 नंबर का है। भाग B भी 50 नंबर का है और ये पूरी तरह से विशेष शिक्षा पर आधारित है। इसका नाम है विशेष शिक्षा शिक्षक दक्षता परीक्षा। और सच कहूं तो इस पद के लिए ये भाग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें स्पेशल एजुकेशन के लगभग सारे पहलू कवर किए गए हैं, जैसे दिव्यांग बच्चों की क्या जरूरतें होती हैं, उनकी पहचान और मूल्यांकन कैसे करें, मानव विकास के सिद्धांत, सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, असेसमेंट के तरीके। काफी कुछ है इसमें। और भी है समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की नीतियां, उसके मॉडल, और UDL यानी यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, मतलब ऐसा लर्निंग डिजाइन जो सबके काम आए। इस पर भी सवाल होंगे। फिर विशेष बच्चों के लिए करिकुलम कैसे बनाएं, उसे उनकी ज़रूरतों के हिसाब से कैसे बदलें यानी अडेप्ट करें, ये भी सिलेबस में है। सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है अलग अलग तरह की दिव्यांगताओं के लिए खास टीचिंग स्ट्रेटजी और इंटरवेंशन पर, जैसे दृष्टि बाधिता, श्रवण बाधिता, ऑटिज्म, लर्निंग डिसेबिलिटी वगैरह के लिए क्या तरीके अपनाए जाएं। इसमें ब्रेल लिपि, इंडियन साइन लैंग्वेज, ISL, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, IEP यानी व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाना, व्यवहार प्रबंधन जैसी प्रैक्टिकल चीजें भी शामिल हैं। और हाँ, RPWD एक्ट 2016 यानी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। बाप रे, ये भाग भी तो सच में बहुत ही गहरा और विस्तृत लग रहा है।
ऐसा महसूस हो रहा है कि आयोग सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि प्रैक्टिकल समझ और कौशल भी परखना चाहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। सिलेबस के आखिर में एक नोट भी लिखा है कि इन सभी विषयों में जो नई वैज्ञानिक प्रगति हो रही है उससे जुड़ा करंट अफेयर्स भी सिलेबस का हिस्सा माना जाएगा। मतलब उम्मीदवारों को अपने फील्ड में हो रहे लेटेस्ट डेवलपमेंट से भी वाकिफ रहना होगा। ये सिलेबस की जानकारी तो बहुत ही काम की है। तैयारी करने वालों को इस पर खास ध्यान देना होगा। अच्छा, अब जरा आरक्षण वाले प्रमाण पत्रों पर वापस आते हैं। क्या उनके बारे में भी कोई खास हिदायतें हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी है। आरक्षण का फायदा लेने के लिए सही फॉर्मेट में और वैलिड सर्टिफिकेट देना ही होगा। विज्ञापन के परिशिष्ट 2 में SC ST, OBC, EWS, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित और दिव्यांगता सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दिए हुए हैं। कैंडिडेट्स को उन्हीं फॉर्मेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और इनकी वैधता यानी वैलिडिटी को लेकर कुछ खास? जी बिल्कुल। जैसे EWS सर्टिफिकेट है वो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बना होना चाहिए और आवेदन की जो आखिरी तारीख है यानी 7 अक्टूबर 2025 उस तक वैलिड होना चाहिए। इसी तरह OBC सर्टिफिकेट भी लेटेस्ट होना चाहिए, आखिरी तारीख तक वैलिड हो और उसमें यह साफ लिखा हो कि कैंडिडेट क्रीमी लेयर में नहीं आता है। अगर सर्टिफिकेट सही नहीं पाए गए या वैलिड नहीं हुए तो आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो सर्टिफिकेट्स को लेकर बहुत सावधान रहना होगा। अच्छा, अब मान लीजिए सब ठीक रहा, एडमिट कार्ड आ गया, परीक्षा का दिन आ गया, उस दिन के लिए क्या खास निर्देश है? देखिए, परीक्षा केंद्र पर अनुशासन सबसे जरूरी है। मोबाइल फोन, पेजर, कैलकुलेटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना बिल्कुल मना है। और अगर कोई कैंडिडेट नकल करते हुए या किसी गलत तरीके का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ उत्तराखंड का जो नया सख्त नकल विरोधी कानून है, उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023, उसके तहत कार्रवाई होगी। हाँ, वो कानून तो काफी चर्चा में रहा है। OMR शीट भरने को लेकर भी कुछ ध्यान रखना है। हाँ, OMR शीट को बहुत ध्यान से भरना है। उस पर व्हाइटनर, ब्लेड या रबर का इस्तेमाल नहीं करना है। इससे शीट खराब हो सकती है और मशीन उसे ठीक से पढ़ नहीं पाएगी। परीक्षा खत्म होने के बाद OMR शीट की जो ओरिजिनल कॉपी है और जो दूसरी कॉपी है वो वहीं इन्विजिलेटर को जमा करनी होगी। तीसरी कॉपी कैंडिडेट अपने साथ ले जा सकते हैं रिकॉर्ड के लिए। और अगर किसी दिव्यांग कैंडिडेट को श्रुत लेखक यानी स्क्राइब की जरूरत है तो उसके लिए भी नियम परिशिष्ट 3 में दिए गए हैं, उन्हें फॉलो करना होगा। ये सारी बातें परीक्षा की तैयारी से लेकर परीक्षा देने तक बहुत जरूरी हैं ध्यान में रखने के लिए। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटें तो UKSSC ने सहायक अध्यापक LT विशेष शिक्षा के 128 पदों के लिए भर्ती निकाली है। ऑनलाइन अप्लाई करने की तारीख है 17 सितंबर से 7 अक्टूबर 2025 और परीक्षा की संभावित तारीख 18 जनवरी 2026 है। बिल्कुल। और मुख्य योग्यताएं हैं ग्रेजुएशन, साथ में स्पेशल एजुकेशन में BEd या समकक्ष डिग्री और UTET 2 या CTET 2 पास। उम्र 21 से 42 साल। आरक्षित वर्गों के लिए छूट अलग से है। सिलेक्शन 100 नंबर की लिखित परीक्षा से होगा जिसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। परीक्षा के 2 भाग हैं, 50 नंबर जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, GK वगैरह और 50 नंबर पूरी तरह से स्पेशल एजुकेशन पर। तो हमारी सलाह यही रहेगी कि जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं और योग्यता रखते हैं वे आवेदन करने से पहले आयोग की वेबसाइट www.sscuk.gov.in पर जाकर पूरा विज्ञापन खुद ध्यान से जरूर पढ़ें। एक एक निर्देश, एक एक शर्त को अच्छी तरह समझ लें। बिल्कुल सही। कई बार छोटी सी चूक भी बाद में बड़ी दिक्कत खड़ी कर देती है, इसलिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, खासकर सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी और फॉर्मेट को लेकर। जिस तरह से इस भर्ती के सिलेबस में स्पेशल एजुकेशन के सिद्धांतों, तकनीकों और कानूनों पर इतना फोकस किया गया है, जैसे RPWD एक्ट, UDL, ISL, ब्रेल, IEP वगैरह, क्या ये इस बात का संकेत है कि उत्तराखंड अब अपने स्कूलों में समावेशी शिक्षा को सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि हकीकत में लागू करने के लिए ज्यादा गंभीर हो रहा है? या फिर अनाथ बच्चों जैसी श्रेणियों के लिए हॉरिजॉन्टल आरक्षण देना, क्या ये राज्य की सामाजिक प्राथमिकताओं में हो रहे किसी बदलाव की तरफ इशारा करता है? ये सोचने वाली बात है। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि इस समय हम कोई प्लेसमेंट एजेंसी नहीं है। हमारा कार्य केवल नौकरी संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना है, विशेष रूप से उत्तराखंड की नौकरियों और कभी-कभी अन्य सरकारी रिक्तियों की जानकारी। किसी भी पद के लिए आवेदन करना नौकरी तलाशने वाले को स्वयं करना होगा। हमें खेद है कि हम अभी फोन पर
किसी भी रिक्ति से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं करा सकते। भविष्य में यदि हमारी ऐसी कोई योजना होती है तो हम आपको अवश्य सूचित करेंगे। वर्तमान में यह सेवा सभी नौकरी तलाशने वालों और नियोक्ताओं के लिए पूर्णतया निःशुल्क है तथा हम नियोक्ता और नौकरी तलाशने वाले के बीच किसी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते। हमारी कोशिश रहती है कि नियोक्ताओं द्वारा प्रदान की गई सभी सूचनाएं बिना किसी परिवर्तन और छुपाए सीधे आप तक पहुंचे। यदि आपको हमारा यह प्रयास समाज सेवा के रूप में पसंद आता है तो कृपया अपने मित्रों और जरूरतमंदों को हमसे जुड़ने के लिए आमंत्रित करें और इस मिशन में योगदान दें, ताकि हम जरूरतमंदों को रोजगार और नियोक्ताओं को योग्य व कुशल व्यक्ति उपलब्ध कराने में सहायक बन सकें।